हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का पेपर जो सन 2023 का यूपी बोर्ड का पेपर है। आपको ऐसे ही एकदम बोर्ड में मिलेगा। आप 29 फरवरी को एकदम छाप के आएंगे। बस आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ऐसे ही पेपर एकदम सेम वहीं पर मिलेगा। जो आपको हम बताएंगे आपको वैसे ही पूरा करना है। ये सन 2023 का यूपी बोर्ड का पेपर है, एकदम सेम आपको ऐसे ही मिलेगा। टॉपिक टू टॉपिक आपको हम एकदम बताएंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कैसे लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन ना भी आए तो आपको उसे छोड़ कर नहीं आना है, लिख कर आना है आपको। और कैसे लिखना है आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है अनुक्रमांक। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक डाल दीजिए, यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिए। ये यूपी बोर्ड का सन 2023 का साइंस का पेपर है जिसमें 3 घंटे 15 मिनट समय होते हैं और पूर्णांक जो होता है वो कितने का होता है, 17 का होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आता है खंड आ। खंड आ में जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे ओमार में भरे जाएंगे क्योंकि ये खंड आ में जो है सारे के सारे बहुविकल्पीय होते हैं। भाग 1 होता है खंड आ का, तो इसमें 20 के 20 बहुविकल्पीय हैं जिसको आपको कहाँ पर अपनी ओमार में करना है, इसको आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखा होगा। तो वो हमारा है क्या, वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में। हमारा क्या सही है, बी वाला। क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई कौन सी होती है, तो वो है हमारा मीटर। किसी भी लेंस क्षमता की इकाई जो है वो क्या है, मीटर है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है, तो हमारा कौन सा है, तो बैगनी रंग में। ये सबसे अधिक विचलन किस में होता है, तो बैगनी रंग में। हमने आपको वर्ण विक्षेपण में पढ़ाया है कि सबसे अधिक रंग बैगनी में होता है, सबसे कम किस में होता है, तो लाल में होता है। अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन क्या है कि श्वेत सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है जब सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। कब प्रतीत होता है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। पांचवा, किसी विद्युत चालक तथा प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करते हैं, तो चालक की लंबाई पर निर्भर करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा, तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर होगा। किसको, सभी को समांतर क्रम में जोड़ने पर। सातवां देखेंगे, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेनी पड़ती है, तो वो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। कौन सा होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो एल्यूमिनियम है जो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। नौवां देखेंगे, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो एल्कीन में आप तुरंत समझ जाएंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, हमारा एल्कीन। तो ये हमारा इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें तिबल है, इसमें सिंगल है, इसमें तिबल है, तो यही हमारा क्या है, एल्कीन है। 10वां, 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो बस आप लाल लिटमस पेपर को पीला करें तो वो क्षारीय होगा, तो क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। तो ये हमारा क्या है, 8वां सही है इसमें। 11वां, क्लोरीन के अणु में आबंध पाए जाते हैं। तो क्लोरीन के अणु में कितने, तो एक साथ संयोजी आबंध पाए जाते हैं। क्लोरीन के अणु में एक साथ संयोजी आबंध पाए जाते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, तो कौन सा है, तो विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण जो है वो जल को जीवाणु रहित बनने में प्रयोग किया जाता है। इन अपक्रिया में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, उन्हें कहा जाता है, तो उभय अपघटन अपक्रिया कहा जाता है। अब उपभाग 3 में जो है इसमें जो है वो किससे क्वेश्चन होंगे, ये उपभाग 2 में जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे। उपभाग 1 में जो है वो फिजिक्स क्वेश्चन थे और उपभाग 2 में केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। उपभाग 3 में जो है वो बायो के क्वेश्चन होंगे आपके। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो जल का वाहन क्या होता है, पादप में जाइलम कार्य जल का वाहन होता है। और आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग किया है, तो ये तो आप तुरंत जानेंगे, मेंडल ने सिर्फ मटर के पौधों का उपयोग किया था।
किसके? मटर का किया था। अब 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इन सब में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिनी, क्योंकि ये जो है नर जनन तंत्र का भाग है, जिसमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यही है हमारा नहीं है। पोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश, इसमें से सभी है कि ये भी होगा तब भी, ये तीनों होंगे तभी हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। समजात अंगों का उदाहरण होता है तो समजात अंगों का उदाहरण जो है क्या है इसमें से? ये सभी, क्योंकि हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात और हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, तो ये क्या हमारा? इनमें से सभी। अब देखेंगे लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में? तो ईस्ट में होता है। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन जो है वह लैमार्क ने किया है। अब यहीं पर हमारे ये 20 ओमार के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमें लिखना है अपनी कॉपी में। आप अपनी कॉपी में डेट, अपना रोल नंबर सब कुछ लिखने के बाद अब आप डालेंगे खंडबा डालेंगे, फिर उसके बाद उपभाग 1 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे। इसके डालने के बाद हम कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक बाइक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले हम देखेंगे। तो हमें जो है वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दिया गया है और हमारा जो है किसी समय 4 मीटर की दूरी, मतलब u जो है हमारा 4 मीटर दिया गया है। तो हम देखेंगे इसमें तो दिया है हमारा r बराबर 2 मीटर और u माइनस 4 मीटर दिया गया, तो हमें v निकालना है। तो इस दर्पण का सूत्र होता है, जो दर्पण ही तो पूछ रहा है इसमें, हाँ, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें 1/v निकालना है। हम इन सब का मान लिख देंगे 1/1 बराबर 1/v प्लस 1/-4 लिख दिए। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा हमारा इधर माइनस में। तो 1/v बराबर 1/1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस था, इसको इधर लाए तो माइनस में, प्लस माइनस 1/4 माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस फिर प्लस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1/v बराबर 1/1 प्लस 1/u हो गया। अब 1/v बराबर इसको हम जब करेंगे 4 आएगा, 4 को फिर 4 के नम 4 1 4 प्लस 1, तो इसको जोड़ लेंगे तो 5/4 है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 5v हो जाएगा। इधर इसको कराएंगे तो 4, इधर इसको जाएंगे 5v, तो 5v बराबर 4 हो जाएगा और v बराबर 4/5। जब इसको हम 5 से 4 को भाग देंगे तो v बराबर 0.8 मीटर आएगा। यही हमारा क्या है? आंसर हो गया है। यही बस आपको इतना इस वाले क्वेश्चन में कर देना है। अब क्वेश्चन दूसरा हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। तो पहले इस वाले क्वेश्चन में भी हम देखते हैं क्या क्वेश्चन 2 है, तो इसमें हम देखेंगे दिया है u बराबर हमें क्या दिया है? अनंत। यहाँ पर क्या है? ये अर्थात अनंत दूरी पर, तो u बराबर हमारा क्या दिया है? इन्फिनाइट, और v बराबर जो है वो -100 मीटर है। तो f हमें इसमें ज्ञात करना है। तो लेंस का सूत्र जो होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसी सूत्र पर रख देंगे हम। तो 1/f बराबर 1/-100 माइनस 1/इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट मतलब यहाँ पे 0 होता है, जब 0 से इसको भाग देंगे 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो 1/f बराबर -1/100 हो जाएगा, फिर वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो f बराबर हमारा -100 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इसके आगे हम थोड़ा लिख देंगे कि व्यक्ति को 100 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। बस ये भी हमारा क्वेश्चन यहीं पर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन तीसरा जो है हमारा क्या है? ये भी 4 नंबर का है और क्वेश्चन दूसरा जो था ये हमारा भी 4 नंबर का, और क्वेश्चन पहला ये 4 नंबर का, मतलब उपभाग 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमारे सारे 4 नंबर के हैं। तो ये वाला देखेंगे कि ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ओम का नियम। तो यहाँ पर ओम का नियम देखेंगे कि 1827 ईस्वी में ओम का नियम
1827 ईस्वी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस नियम के अनुसार, अब ओम का नियम देखेंगे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और माना धारा I तथा विभवांतर V हो तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल I और V बराबर RI, जहां R हमारा क्या है, नियतांक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। यही हमारा ओम का सूत्र भी हो गया। और उसमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। तो ये हमें यहाँ पर ये ग्राफ भी आपको बना देना है, क्योंकि ये कह रहा है उसमें बनाकर ग्राफ बना देना है। बस यहीं पर ये हमारा ओम का नियम कंप्लीट हो जाता है। आपको इतना ही लिख देना है, 4 के 4 नंबर पूरा वो दे देगा आपको एकदम। ओम का नियम तो 100 में से 101% आप हमसे लिखित ले लीजिए, यही आएगा। ओम का नियम तो हर साल आता है, चाहे वो 2 नंबर का है चाहे 4 नंबर का है, पर आता है ये जरूर। आप इसको अभी से एकदम रट डालिए। क्वेश्चन 4 देखेंगे, ये हमारा 6 नंबर का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चौथा। तो इसमें क्या है कि एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्य विधि का चित्र बनाकर स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर का इसमें कह रहा है। तो विद्युत मोटर का हम देखेंगे, यहाँ है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, इतना लिख देना। फिर उसके बाद थोड़ा इसका सिद्धांत लिख देना है कि विद्युत मोटर जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखते हुए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है। सिद्धांत में बस इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके भाग लिख देना है। कितने भाग है, तो सबसे पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले भाग में लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में है कि यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसमें 2 धुर होते हैं N और S, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत कार्य करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि ये 6 नंबर का है। अब दूसरा इसका भाग है कि आर्मेचर। यह तांबे के विद्युत रोधी परत चढ़े हुए तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है, जिस पर कुंडली कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के फेरे लपेट कर बनाई जाती है। आर्मेचर में आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद विद्युत विभव। ये धातु के बने 2 अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। ये वलय आर्मेचर के धुरा दंड से जुड़े होते हैं। फिर ब्रश में है, कार्बन की 2 पत्तियां सदैव विभक्त वलय को स्पर्श किए रहते हैं, जिसे ब्रश कहते हैं। आपको इतने इसके 4 भाग होते हैं, आपको इन्हें 4 भागों को लिख देना है। लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका चित्र बना देना है। इसका चित्र बहुत सरल है, बस आपको ऐसे ही बनाना है। ये यहाँ पर ऐसे बना देना है, यहाँ पर आपको ब्रश लगा देना है, यहाँ पर कुंजी लगाना है, यहाँ पर B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा ये हमारा। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है, और ये घूर्णन गति है जो बीच में है। ये हमारा क्या है, ये जो इधर ये बॉक्सस लगा है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जो बॉक्सस लगा है ये चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर ये हमारी बैटरी जुड़ी हुई है, ये ब्रश है, ये B1 B2। अब विद्युत वलय है, ये जिसी आकार का है, क्या है, विभक्त वलय है हमारा। और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा आर्मेचर है। बस इतना आपको बनाने के बाद इतना आपको इसमें लिख देना है। यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि आपको 6 के 6 पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इतना तो लिखना ही है। अब यहीं पर अगर आपको ये क्वेश्चन ना है तो ये वाला भी लिख सकते हैं कि परिवर्तित विद्युत धारा जनित का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि का चित्रण कीजिए। तो आपके ऐसे ही एकदम सेम इसमें लगना। बस इसमें क्या होता है कि विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और वो जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इतना ही आपको चेंज करना, बाकी सब यही लिख देना है। अब हम देखेंगे उपभाग 2 इसका हो जाएगा, क्योंकि ये उपभाग 2 में अब यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहला है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्र कीजिए। तो ये हमारा IUPAC से पूछा गया है, ये 4 नंबर का है कि प्रोपेनल। तो प्रोपेनल में कितने कार्बन होते हैं आपको देखना है। तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हम पहले 3 ऐसे लिख देना है कार्बन। प्रोपेनल की संरचना बनाना है तो 3 कार्बन लिखने में प्रोपेनल पूछ रहा है, तो यहाँ पर CHO लगा देना है, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, फिर एक बॉन्ड, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2 नहीं, CH खाली हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी प्रोपेनल की संरचना बन गई। बस आपको इतना ही बना देना है कि प्रोपेनल की संरचना CH3 CHO, तो मेथेट प्रोपेनल हो गया। अब क्या कर रहा है, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल।
टू मेथिल और पेंटेनोइक अम्ल। तो पेंटेनोइक में कितने कार्बन होते हैं? एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन होते हैं। तो आपको ऐसे ही 5 कार्बन पहले बना लेना है। फिर पेंटेनोइक अम्ल, तो नोइक COOH होता है नोइक अम्ल में, तो यहाँ पर लास्ट में COOH आपको लगा देना है। फिर उसके बाद 2 पे, तो यहाँ पर आपको 2 पे क्या करना है? मेथिल जोड़ देना है। तो यहाँ पर CH3, 2 पे हमने मेथिल जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है कि फिर आपको ऐसे ही CH3 और CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, तो 3 यहाँ पर CH हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही ये संरचना भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरा क्या है? प्रोपीन। तो इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, तो पहले हमें 3 कार्बन ऐसे ऐसे लिख देना है। अब प्रोपीन कह रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या कहना है? प्रोपीन में यहाँ पर डबल बॉन्ड जहाँ लगा दो वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। 2 CH और यहाँ पर हो जाएगा CH, ये नहीं होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड और CH3। बस ऐसे ही आपको प्रोपीन की संरचना बना देनी है। अब चौथा क्या कर रहा है? 2 मेथिल ब्यूटेनल। तो 2 मेथिल ब्यूटेनल में कितने कार्बन होते हैं? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट में 4 कार्बन होता है। फिर आपको ऐसे 4 कार्बन पहले लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या कहा? ब्यूटेनल। नल में क्या है? वो भी 2 पे, 2 पे कह रहा है, तो नल में नल होता है, तो नल में OH जुड़ता है, तो 2 पे हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर OH जोड़ देना है। 2 पे हो गया। फिर क्या हुआ? 2 मेथिल, फिर यहीं पर ऊपर इसकी CH3 जोड़ना है, क्योंकि मेथिल भी 2 पे कह रहा है, 2 पे आल भी कह रहा है, तो हमने जोड़ दिया दोनों। और फिर यहाँ पर बस आपको ऐसे ही CH3 CH और फिर यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर CH3, बस आपको ऐसे ही बना देना। ये भी संरचना कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे हम इसका कि Na, Mg और तथा Al वे तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इसमें किस परमाणु की त्रिज्या अधिक होगी और कौन सबसे अधिक श्रील है? प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें क्या है? तो इसमें जो है किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी? तो एल्यूमिनियम की आपको लिख देना है कि परमाणु त्रिज्या अधिक होगी। और कौन सबसे कम अक्रियशील है? तो ये जो है Mg जो हमारा सबसे कम अक्रियशील है, और Na और एल्यूमिनियम जो है हमारा सबसे अधिक अक्रियशील है। यह भी क्वेश्चन हो गया जो 4 नंबर का था। अब हम देखेंगे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ये उपभाग दूसरे का बायो का 6 नंबर का क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग का। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो समीकरण दिए गए हैं इन्हें संतुलित करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ पर क्या भरना है कि हमें जिप्सम प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम भरेंगे 3H2O। क्या भरेंगे? 3H2O। देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का होता है .H2O प्लस 3H2O। जब इसको इससे अपक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा जिप्सम। 2 ब्रैकेट के अंदर CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या है? जिप्सम है। अब दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरीन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लेंगे तो HCl, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरीन। तो यही हमारा ये संतुलित भी हो गया। और तीसरा क्या है? जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट को जब हम आपकी गर्म करेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट। तीसरा क्या करेगा? जिंक कार्बोनेट ZnCO को जब गर्म करेंगे ZnO प्लस C प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये देखिए इधर भी ZN1 है, इधर भी ZN1, वो इधर एक है, वो इधर एक, और C इधर एक, C इधर एक, हमें यही प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? कार्बन। अब देखेंगे हम डी वाला। डी में क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम फिर प्लस फिर डॉट डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा? तो पहले मैग्नीशियम कह रहा है तो हम मैग्नीशियम Mg हो गया, और फिर उसके बाद हम HCl भर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और फिर प्लस हाइड्रोजन, तो H प्राप्त हो गया। तो यहीं पर हमारा क्या भरा जाएगा? HCl भरा जाएगा हमारा। क्या? HCl। तो यह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक भरा जाएगा यहाँ पर। अब ई वाला क्या कह रहा है कि बेरिलियम क्लोराइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इस दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या हमें प्राप्त होगा? तो बेरिलियम क्लोराइड का सूत्र होता है BrCl2 होता है। क्या होता है? BrCl2 प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4 हो गया। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा BrSO4 और 2HCl। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? HCl हो गया, और यहाँ पर हमें क्या भरा जाएगा?
BrSO4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों समीकरण है, इधर भी Br1 इधर भी Br1, Cl2 2 Cl2 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 SO4 4 SO4 4, ये बराबर भी है और यहाँ पर भर भी गया है। अब लास्ट वाला देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड या डॉट डॉट प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट क्या है AgNO3, क्या है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया, प्लस NaI, ये हमारा क्या है सोडियम आयोडाइड हो गया। जब इसको अब क्या कहें तो AgI, यहाँ पर क्या भरा जाएगा हमारा AgI, ये क्या है सिल्वर आयोडाइड भरा जाएगा, अब प्लस NaNO3 हमारा क्या है, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। अब यहीं पर ये अथवा में भी एक क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर का है, जहाँ आपको ये करिए और जहाँ ये वाला करिए, दो में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है, 6 नंबर का होता है अथवा में। इसमें क्या कर रहा है कि वियोजन अपक्रिया, संक्षारण और यशादिलेपन पर टिप्पणी लिखना। वियोजन में होता है कि जहाँ कोई अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो वियोजन अपक्रिया हो गया। और संक्षारण में है कि जब होकर या संक्षारण की क्रिया करती है तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। यशादिलेपन में है तो होता है कि जहाँ ग्रीस या तेल लगाकर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो होता है यशादिलेपन। अब यहीं पर हमारे ये बल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे भाग 3, यहाँ पर आता है बायो का, वहाँ पर था अभी तक क्या भाग, वहाँ पर केमिस्ट्री चल रहा था, भाग 3 में बायो का है। भाग 1 में था क्या हमारा फिजिक्स का, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का मेंडलीव के नियम क्या है उसको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। तो नियम, तो मेंडलीव का नियम जो है ये क्या है, मेंडलीव ने 3 नियम दिया है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है कि जब प्रभावी लवण जीन तथा अप्रभावी लवण के जीन को एक साथ में लेकर संकरण कराते हैं तो प्रभाव लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं और अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि चित्रों द्वारा समझाया, तो चित्र यही है। तो यहाँ पर हमारा प्रभावी लक्षण का छोटा टीटी जो बड़ा टीटी लेंगे, प्रभावी का जो है लंबा, और अप्रभावी का छोटा टीटी लेंगे जो बौना है। तो इन दोनों को जब संकरण कराएंगे तो एक बड़ा एक छोटा आएगा, तो ये हमारा लंबा होगा, यही हमारा हो गया। अब दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम यही है। तो इसमें क्या है लंबा और बौना दोनों लेंगे जीन, तो जब लंबे से तो यहाँ बड़ा टी होगा लंबे के लिए, तो जब इसका युग्मक कराएंगे तो बड़ा टी, और जब इसका कराएंगे तो छोटा टी, बस ये भी हो गया। अब देखेंगे तीसरा क्या है स्वतंत्र अव्याहन का नियम। यही तीसरा नियम है कि जब दो विपरीत लक्षणों का संक्रमण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीव स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, जिसे स्वतंत्र अव्याहन का नियम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है गोल व पीला, तो बड़ा आर और वाई, बड़ा वाई लेंगे, फिर इसमें झुर्रीदार हरा तो छोटा आर और छोटा वाई, जब इन दोनों कराएंगे तो एक बड़ा आर एक छोटा आर और एक बड़ी वाई एक छोटी आई हो जाएगा। बस यहीं पर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन, आपको बस इतना ही लिख देना है। 9वें में क्या कह रहा है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है नामांकित चित्र, तो आपको ऐसे ही इसका चित्र बनाना है, पहले पुष्प का ऐसे ही पूरा चित्र बनाकर इसमें पूरा आपको दर्शा देना है कि ये हमारा है वक्रगाह, ये है हमारा परागकोश, ये है बांदलपुंज, ये हमारा अंडाशय, ये हमारा है बीजांड अणु। इसके बाद फिर आपको इसके वर्णन कर देना है कि भाग की तरह। तो पहला है दलपुंज, जब फूल कली अवस्था में रहेगी तब उसको सहायता देते हैं, यह हरे रंग की पत्ती होती है। दलपुंज में है ये रंगहीन होते हैं तथा परागकण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, और कई पेटल के समूहों को दलपुंज कहते हैं। और तीसरा है पुमांग, फूल का नर भाग पुमांग कहलाता है, इसके 3 भाग पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और जयांग में होता है फूल का मादा भाग जयांग कहलाता है, इसके 3 भाग होता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है, जहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसका 10वां क्वेश्चन कि वन संरक्षण को क्यों आवश्यक है वर्णन कीजिए। तो आप इसको ही ऐसे ही कर लेंगे, इसको क्या बताएं कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है वर्णन कीजिए। तो आप तो ये तो 6 से ही पढ़ने आ रहे हैं कि वन संरक्षण क्या है, तो इसको कर लें। अब 11वां क्वेश्चन क्या है कि वक्र या नेफ्रॉन की संरचना तथा उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए, या मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो ये 6 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन है।
पहले ये हम अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के पाचन तंत्र का नमक बनाकर तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या है कि अघुलनशील भोज्य पदार्थों घुलनशील व अवशोषण योग्य बनाना ही पाचन कहलाता है। तो इसका चित्र बना देना है, क्योंकि ये लोग में पूछा गया तो इससे सब आपको कर देना है। उसमें चित्र भी पूछा गया तो आपको ऐसे ही चित्र बना देना उसके कारण। तो ये हमारा ग्रास नली है, ये मुख्य गुहा, ये यकृत है, ये पित्ताशय है, ये अमाशय है हमारा, यहाँ पर अग्नाशय है ये, और ये हमारी ग्रहणी है, ये छोटी आंत है ये वाली, और ये हमारी बड़ी आंत है। इतना बनाने के बाद फिर आपको इसमें थोड़ा लिखना है कि मुख द्वार जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायक होता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। और दूसरा है कि ग्रास नली, निगल द्वार से भोजन ग्रास नली में जाता है, इससे भोजन का पाचन होता है। यह ग्रासनी से भोज्य आवश्यक में अमाशय में पहुंचता है। फिर तीसरा है कि अमाशय अमाशय, तो इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें जठर रस निकलता है। जठर रस से HCl पेसिन रेनिन पाया जाता है। फिर चौथा है कि छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन होता है तथा अवशोषण जल तथा भोज्य ही बचते हैं। फिर बड़ी आंत, इस भाग में बचे हुए शेष भोज्य तथा जल का अवशोषण होता है और पाचन भोजन का शरीर से बाहर निकल जाता है। बस आपको इस वाले क्वेश्चन में इतना ही लिख देना है, आपको 6 के 6 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही पूरा आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है, ऐसे ही एकदम पूरा। आपको ना भी आए तो भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे का भी आंसर लिख सकते हैं, पर वहाँ पर छोड़ के मत आइए। आप जरूर कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तो आपको एग्जामिनर वहाँ पर नंबर देगा। ऐसे ही आपको पूरा यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक लिखते आना है जैसे हम बताए हैं, और जितने नंबर का जो क्वेश्चन है आपको उतना ही बड़े में लिखना है। अगर वो छोटे है तो छोटे में लिखना है, बड़ा लॉन्ग में पूछ रहा है तो लॉन्ग में लिखना है। ऐसे ही पूरा आप पेपर सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको 90+ नंबर देगा। ऐसे ही पूरा पेपर आप करेंगे। अब यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।